इंसान की बेहतरीन इंजीनियरिंग और प्रकृति की अजय ताकत, जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो क्या होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ एक जहाज के डूबने की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे टाइटैनिक की भव्यता, उसके डूबने की उस भयानक रात और पूरे 73 साल बाद उसके मलबे के मिलने की उस अविश्वसनीय कहानी की। अब जरा इस दावे को देखिए, ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। सुनने में कैसा लगता है? ये कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि उस दौर के अटूट आत्मविश्वास या यूं कहें कि इंसान के उस भारी घमंड का प्रतीक था जिसे नियति बहुत ही जल्द चकनाचूर करने वाली थी। आइए इसकी भव्यता को थोड़ा करीब से देखते हैं। बेलफास्ट में हजारों मजदूरों की 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो बन के तैयार हुआ, वो सच में पानी पर तैरता हुआ एक 8 मंजिला महल था। आज के हिसाब से करीब $400 मिलियन की लागत, 269 मीटर की लंबाई और अंदर टर्किश बाथ, स्क्वॉश कोर्ट और एकदम आलीशान रेस्टोरेंट। मतलब उस समय का कोई भी 5 स्टार होटल इसके सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन सबसे दिलचस्प है ये नंबर 16। असल में जहाज के निचले हिस्से को 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। डिजाइनर्स इतने कॉन्फिडेंट थे, उन्हें लगा कि अगर किसी हादसे में 4 कंपार्टमेंट्स पूरी तरह पानी से भर भी जाएं, तब भी ये विशाल जहाज आराम से तैरता रहेगा। और सच कहें तो इसी इंजीनियरिंग ने उस अनसिंकेबल वाले खतरनाक भ्रम को जन्म दिया था। खैर 10 अप्रैल 1912 का वो दिन आ गया। सफर शुरू हुआ, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुआ एक बहुत बड़ा और खतरनाक दबाव। कंपनी के चेयरमैन चाहते थे कि पहली ही यात्रा में स्पीड का एक नया रिकॉर्ड बन जाए। दुनिया को दिखाना था कि टाइटैनिक सिर्फ भव्य ही नहीं बल्कि सबसे तेज भी है। और इसी भारी दबाव के चलते कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने जहाज की रफ्तार को 40 किलोमीटर प्रति घंटे के उस खतरनाक स्तर पर बनाए रखा। और यहीं से शुरू होती है गलतियों की वो चेन जिसने इस पूरे आपदा की नींव रखी। जरा सोचिए, इतनी बेहतरीन तकनीक, लेकिन एक गायब चाबी की वजह से लुकआउट्स को दूरबीन तक नहीं मिल पाई। रास्ते में कई बार आइसबर्ग की चेतावनियां आईं, जिन्हें बस नजरअंदाज कर दिया गया। और तो और उस रात चांद भी नहीं था। बिल्कुल शांत समुद्र ने उस सफेद झाग को पूरी तरह से छिपा लिया, जो आमतौर पर आइसबर्ग के होने का संकेत देता है। चलिए अब इस खौफनाक रात की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 0 से नीचे का तापमान और चारों तरफ घना अंधेरा। रात के ठीक 11:30 बजे आइसबर्ग दिखता है। सिर्फ 10 मिनट बाद 11:40 पर भयानक टक्कर होती है और देखते ही देखते 3 घंटे से भी कम समय में रात 2:20 पर वो विशालकाय मशीन समंदर की काली गहराई में हमेशा के लिए समा जाती है। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसी सीधी टक्कर नहीं थी जिसने लोहे को चीर दिया हो। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ 10 सेकंड की एक खरोंच थी, लेकिन उस बर्फ के पहाड़ का दबाव इतना भयानक था कि धातु की प्लेटों के जोड़ यानी सीम्स बस खुल गए। नतीजा, पानी एक साथ 6 कंपार्टमेंट्स में भरने लगा। याद है ना, ये जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स तक का ही पानी बर्दाश्त कर सकता था। हालात कितने खौफनाक थे, ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं। पुराने नियम और वही घमंड, जहाज तो कभी नहीं डूबेगा। इस वजह से 2240 से ज्यादा मुसाफिरों और क्रू मेंबर्स के लिए पता है कितनी लाइफ बोट्स थी? सिर्फ 20, जिनमें ज्यादा से ज्यादा 1200 लोग ही आ सकते थे। ये एक ऐसी लापरवाही थी जिसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। इस पूरी त्रासदी का सबसे दुखद पहलू ये है कि मदद बहुत करीब थी। एक तरफ था कारपेथिया जहाज जो 107 किलोमीटर दूर था। सिग्नल मिलते ही उसने खतरे की परवाह किए बिना पूरी ताकत से मदद के लिए दौड़ लगा दी। वहीं दूसरी ओर एसएस कैलिफोर्नियन, ये जहाज महज 37 किलोमीटर दूर था। उन्हें टाइटैनिक से छोड़े गए रॉकेट्स और फ्लेयर्स बिल्कुल साफ दिख रहे थे, लेकिन उनका रेडियो बंद था और उन्होंने उन संकट के संकेतों को कोई पार्टी समझकर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। और फिर आता है रात 2:20 का वो डरावना पल। पानी का दबाव इतना ज्यादा हो चुका था कि बिजली जाने के बाद छाए उस घने अंधेरे में वो विशालकाय लोहे का ढांचा बीच से ही 2 हिस्सों में टूट गया। पलक झपकते ही वो -2 डिग्री सेल्सियस के बर्फीले अटलांटिक महासागर में डूब गया और पीछे छोड़ गया सैकड़ों लोगों को जो उस जमा देने वाले ठंडे पानी में मौत का सामना कर रहे थे। दशक बीत गए, लेकिन उस विशालकाय मलबे का कोई अता पता नहीं चला। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे मशहूर जहाज को ढूंढने में पूरे 73 साल क्यों लग गए? ये सच में एक ऐसा रहस्य बन गया जिसने हमारी इंसानी सीमाओं पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। शुरुआती कोशिशों का तो पूछिए ही मत, वो पूरी तरह से फेल रहीं।
समुद्र की भयानक गहराई, कुचल देने वाला दबाव और पुरानी तकनीक। इनमें कुछ अभियान तो इतने अजीब थे कि क्या ही कहें। एक करोड़पति थे जैक ग्रिम। उन्होंने तो अपने पालतू बंदर की उंगली नक्शे पर रखवाकर जगह तय की और वहीं खोज शुरू कर दी। मतलब नतीजा तो शून्य ही आना था। इसके बाद आता है 1985, द कोवर्ट नेवल मिशन, यानी एक खुफिया नौसेना अभियान। तो 1985 आते आते ये कहानी एक कोल्ड वॉर थ्रिलर में बदल गई। डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड को टाइटैनिक खोजना था, लेकिन फंडिंग नहीं थी। उन्होंने अमेरिकी नौसेना के साथ एक डील की। शर्त ये थी कि बेलार्ड पहले समुद्र में डूबी 2 खुफिया न्यूक्लियर पनडुब्बियों को खोजेंगे, यूएसएस थ्रेशर और यूएसएस स्कॉर्पियन। ये काम पूरा करने के बाद अपना असली सपना पूरा करने के लिए उनके पास बचते सिर्फ 12 दिन। और यहीं पर उनकी एक शानदार रणनीति काम आई। बेलार्ड ने पूरा जहाज ढूंढने के बजाय समुद्र तल पर बिखरे हुए मलबे के निशान यानी डेब्रिस ट्रेल को खोजना शुरू किया। आखिरकार 1 सितंबर 1985 को उनके रिमोट सबमरीन आर्गो के कैमरे ने उस गहरे अंधेरे में इंसानों की बनाई एक चीज देखी। वो टाइटैनिक का एक बॉयलर था। 12,400 फीट इस अकल्पनीय गहराई पर वो कभी न डूबने वाला शाही जहाज पड़ा था। अटलांटिक के खारे और डरावने अंधेरे में वो 2 हिस्सों में कटा हुआ था और उसका अगला हिस्सा पिछले हिस्से से मीलों दूर था। पूरे 73 साल बाद दुनिया ने टाइटैनिक को फिर से देखा था, लेकिन इस बार वो कोई भव्य महल नहीं, बल्कि एक टूटा फूटा खस्ता हाल ढांचा था। जब मलबे की जांच हुई तो एक और कड़वी सच्चाई सामने आई। पता चला कि जहाज के सामने वाले हिस्से में पैसे बचाने के लिए स्टील के बजाय कमजोर कास्ट आयरन के रिवेट्स इस्तेमाल किए गए थे। शून्य से नीचे के तापमान में ये इतने कमजोर और भंगुर हो गए कि जैसे ही आइसबर्ग से टक्कर हुई, दबाव के कारण ये टूट गए और पानी को अंदर आने का सीधा रास्ता मिल गया। उस जंग खाते लोहे के ढेर के बीच कुछ ऐसी चीजें भी मिलीं जो सच में रुला देने वाली थीं। समुद्र तल पर चमड़े के जूतों के 2 जोड़े बिल्कुल सही हालत में एक साथ रखे मिले। ये एक माँ और उसकी छोटी बच्ची के जूते थे, जो शायद आखिरी पल तक एक दूसरे से लिपटे हुए थे। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि इस पूरी तकनीकी विफलता की असली कीमत इंसानी जानों ने चुकाई थी। अब अगर आज की बात करें तो शोधकर्ताओं का मानना है कि साल 2030 तक गहरे समुद्र के खतरनाक बैक्टीरिया इस जहाज के बचे खुचे मलबे को भी पूरी तरह से खा जाएंगे। उस भव्य इतिहास का जो आखिरी भौतिक सबूत वहां बचा है, वो बहुत जल्द समुद्र की तलहटी में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारे इस ऐतिहासिक घमंड का सबूत समंदर में मिट रहा है, ये अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये सिर्फ एक आलीशान जहाज के डूबने की दुखद दास्तान है, या फिर प्रकृति की उस अजेय और क्रूर ताकत के सामने हमारे इंसानी अहंकार के लिए एक बहुत बड़ा सबक है? इस विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।